हेलो हेलो चलो चलो मन अधिनायक की जय है, भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक की जय है, भारती भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता के जय भारत माता के जय। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। स्वतंत्रता दिवस याद है स्वतंत्रता दिवस याद है। 15 अगस्त आज है 15 अगस्त आज है पंडित जवाहरलाल नेहरू आज है पंडित जवाहरलाल नेहरू आज है पंडित मदन मोहन मालवीय आज है पंडित मदन मोहन मालवीय आज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर है सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर है सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर है हरदयाल अमर है हरदयाल अमर है लाजपत राय अमर है लाजपत राय अमर है चंद्रपाल अमर है चंद्रपाल अमर है बाल गंगाधर तिलक अमर है बाल गंगाधर तिलक अमर है बाल कृष्ण गोखले अमर है बाल कृष्ण गोखले अमर है सरदार भगत सिंह अमर है सरदार भगत सिंह अमर है चंद्रशेखर आजाद अमर है चंद्रशेखर आजाद अमर है क्रांतिकारी सुखदेव अमर है क्रांतिकारी सुखदेव अमर है श्रीराम बोस अमर है श्रीराम बोस अमर है सुभाष चंद्र बोस अमर है सुभाष चंद्र बोस अमर है अरविंद घोष अमर है अरविंद घोष अमर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अमर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अमर है मौलवी अहमद उल्लाह अमर है मौलवी अहमद उल्लाह अमर है लियाकत अली अमर है लियाकत अली अमर है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर अमर है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर अमर है खान बहादुर खां अमर है खान बहादुर खां अमर है श्रीमती सरोजनी नायडू अमर है श्रीमती सरोजनी नायडू अमर है ज्योतिबा फुले अमर है ज्योतिबा फुले अमर है श्रीमती एनी बेसेंट अमर है श्रीमती एनी बेसेंट अमर है। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। स्वतंत्रता दिवस आज है स्वतंत्रता दिवस याद है 15 अगस्त आज है 15 अगस्त आज है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता है हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता है हमारी। गली गली में नारा है हिंदुस्तान हमारा है गली गली में नारा है हिंदुस्तान हमारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वीरों का बलिदान मैं बचेगा हिंदुस्तान वीरों का बलिदान मैं बचेगा हिंदुस्तान। वीरों की कुर्बानी राष्ट्र की कहानी वीरों की कुर्बानी राष्ट्र की कहानी। अमर है भगत सिंह अमर है महात्मा गांधी अमर है भगत सिंह अमर है महात्मा गांधी देशबंधु चित्ररंजन दास अमर है देशबंधु चित्ररंजन दास अमर है आचार्य जेवी कृपलानी अमर है आचार्य जेवी कृपलानी अमर है पुरुषोत्तम दास टंडन अमर है पुरुषोत्तम दास टंडन अमर है दादा भाई नौरोजी अमर है दादा भाई नौरोजी अमर है फिरोज
शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी, लालमोहन घोष, लालमोहन घोष, डॉक्टर राम बिहारी घोष, डॉक्टर राम बिहारी घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, मंगल पांडे, मंगल पांडे, अबू वीर कुंवर सिंह, अबू वीर कुंवर सिंह, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, नाना साहेब, डॉक्टर टोपे, डॉक्टर टोपे, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भगत सिंह, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भारत के शहीद, भारत के शहीद, भारत देश, भारत देश, मेरा देश, मेरी पहचान, मेरा देश, मेरी पहचान, हम जहाँ का, हमने जहाँ का, हमने खाया, बस जहाँ के, हमने पहले, वहाँ प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय जय विज्ञान, जय जब तक सूरज चांद रहेगा। इस पर्व को मना रहे हैं और खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। यह दिन 1947 को आज के तिथि को ही प्राप्त हुआ, तब से हम लोग ये पावन पर्व प्रतिवर्ष मनाते आए हैं। ये स्वतंत्रता दिवस के पहले हमारा देश गुलाम था, विदेशियों के हुकूमत के अधीन थी। हम कुछ अपने उस हुकूमत वाले, गुलामी वाले शासन, विदेशियों के शासन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो अखंड भारत है, इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज का वर्तमान हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश, ये सभी, तिब्बत का इलाका भी, जो कुछ उसका हिस्सा भी चीन के कब्जे में है, ये सभी साम्राज्य भारत साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, अखंड भारत कहलाता था। 1226 के पहले इस अखंड भारत में खंड खंड स्वतंत्र राज्य थे, जिसके राजा भी स्वतंत्र थे। इस संपूर्ण भारत पर किसी एक साम्राज्य का साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ, कोई एक शासक नहीं हुआ। पहली बार 1226 ईस्वी में इस देश में एक शासन वंश की स्थापना हुई, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, नहीं सॉरी, सल्तनत काल कहते हैं। इस सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने संपूर्ण भारत पर एक अधिकार प्राप्त करने के 1926 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और जीता भी। दिल्ली साम्राज्य को जीतने के बाद अपने साम्राज्य का नाम दिल्ली सल्तनत रखा और इस दिल्ली सल्तनत पर अपने वंश, गुलाम वंश के नाम पर सत्ता की नींव रखी। यानी गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1226 से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद इसके राज्य को अपना विस्तार करने का अभियान शुरू किया और उसमें कामयाबी भी पाई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया सुल्ताना, फिर उसका एक गुलाम था बलबन, इन लोगों ने राज किया। 1226 से
1290 तक गुलाम वंशों का शासन रहा। उसके बाद खिलजी वंश ने आक्रमण किया और गुलाम वंश का सफाया कर दिया। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपने वंश का साम्राज्य शुरू किया और 1290 ईस्वी को स्वयं गद्दी पर बैठा। इसके वंशों का प्रमुख शासन अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। 1290 से 1320 तक गुलाम वंश का क्या नाम इसका खिलजी वंश का शासन रहा। इसके बाद तुगलक वंश ने आक्रमण किया और खिलजी वंश के शासन का भी अंत किया। खिज्र खान इसका संस्थापक था। 1320 से 1414 तक इसने भारत पर आक्रमण शासन किया। इसके बाद सैयद वंश, जिसने 1414 से 1451 तक, उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया। इस तरह से 1226 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंशों का शासन रहा। गुलाम वंशों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सपनों को साकार किया और संपूर्ण भारत को अखंड भारत के रूप में कामयाबी की ओर बहुत आगे बढ़ा। इसके बाद भारत के इतिहास ने करवट लिया और एक फरगाना प्रदेश का शासक का बेटा, जिसका नाम था बाबर, उसने भारत पर आक्रमण कर लिया। भारत में आक्रमण कर दिया। उस समय गुलाम वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी गद्दी पर था। दोनों के बीच पानीपत के मैदान में घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हार का मुंह देखना पड़ा। ये गुलाम वंश के अंत के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक बाबर था। यह बाबर जो पश्चिम के देशों से आया था, जो आज कजाकिस्तान कहा जाता है, इसके माता और पिता अलग अलग वंश के थे। पिता तैमूर वंश, तैमूर वंश जो हमारे भारत पर आक्रमण भी किया था, उसी वंश का था। इसकी माता मंगोल वंश से थी। जब बाबर विजय हुआ, भारत ने अपनी नींव रखी शासन की, तो उसने अपने वंश के बारे में सोचा कि मैं किस वंश से अपने शासन को चलाऊं। काफी सोच विचार के बाद, चूंकि पिता पितृ सत्तात्मक समाज में पिता के वंश पर ही वंश होता है, परंतु उसका पिता का वंश एक लुटेरों का वंश था, इसलिए उसने अपने वंश का नाम माता के वंश के नाम पर, मंगोल वंश के नाम पर मुगल वंश रखा। और भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की और स्वयं गद्दी पर बैठे। 1526 से 30 तक बाबर का शासन रहा। उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं 1230 से 1540 तक गद्दी पर रहा। हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी यानी सिंध वंश का एक शासक, वो भी पश्चिम से ही आता था, आक्रमण कर दिया और भारत के सल्तनत को आक्रमण करके जीत लिया। हुमायूं की हार हुई और शेर शाह सूरी ने 1540 से 1544 तक शासन किया। उसके बाद उसका बेटा इस्लाम सूरी, जो 1545 से 1554 तक शासन किया। इधर बाबर का बेटा हुमायूं अपनी पराजय के बाद अफगानिस्तान चला गया। वहां अपनी सेना इकट्ठे करने लगी, अपने ताकत को मजबूत किया और 54 पुनः भारत पर आक्रमण किया और सूरी वंश का
अंत किया। पूरा 1554 में मुगल वंश के संस्थापक के सपनों को आगे बढ़ाते हुए स्वयं गद्दी पर बैठे और मात्र 1 साल ही शासन करने के बाद हुमायूं की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद हुमायूं का बेटा अकबर, जो मात्र 13 साल का था, भारत की गद्दी पर 1555 में आसीन होता है। अकबर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। 1605 के बाद अकबर का बेटा जहांगीर दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुआ। ये 1605 से 1627 तक शासन किया। इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इसका पुत्र शाहजहां 1656 से 1658 तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र औरंगजेब 1558 में गद्दी पर बैठता है और 1607 तक गद्दी पर रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ। मुगल वंश का साम्राज्य 1858 तक चला, अभी 1707 है। ये 1526 से 1707 का जो काल मुगल काल का था, भारत के लिए स्वर्णिम काल था। इसमें भारत का बहुत विकास हुआ, सभी मामलों में, व्यापार के मामलों में, उत्पादन के मामलों में, शक्ति के मामले में, सभी क्षेत्रों में, संगठन के मामले में, एकता के सूत्र में बनने के मामले में प्रत्येक सम्राट जो बहुत ही योग्य थे, इन सबों ने देश का विकास किया। और लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, आगरे का ताजमहल हो, इस तरह के बहुत सारे कलाओं के स्थान का निर्माण किया, कीर्तियां स्थापित की, जनता खुशहाल थी। वैसे ये सभी के सभी मुसलमान थे, अपने धर्म की ओर तो इन लोगों ने खींचा है, हिंदुओं को तो प्रताड़ित किया है, लेकिन ये काम दबे जुबान से करते हैं वैसे किया। लेकिन औरंगजेब जो कट्टर धार्मिक कट्टर था, उसके शासनकाल में धार्मिक कट्टरता दिखने लगी और इसके शासन के अंतिम काल में राज्य में विद्रोह की भावना उठने लगी। लेकिन औरंगजेब एक कुशल और कर्मठ शासक था, इसके आगे किसी की नहीं चली। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी से लेकर के 1857 तक 15 बादशाह हुए, जो सभी में योग्यता की कमी थी, अयोग्य योग्यता नहीं कमी। इनके शासनकाल में भारत का विघटन होने लगा। जब मुगल शासक भारत पर राज्य कर रहे थे, उस समय भारत की स्थिति बड़ी मजबूत थी। मुगलों को शासन करने का तरीका था पूरे राज्यों को, एवं अखंड भारत को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया था और अपने प्रतिनिधि के द्वारा वहां शासन कर जाता था, जिस प्रतिनिधि को नवाब कहा जाता है, जैसे लखनऊ का नवाब, बंगाल का नवाब, हैदराबाद का नवाब वगैरह। तो ये नवाब शासन करते थे मुगल साम्राज्य में बादशाह के अधीन। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ये सभी नवाब अपने आप को स्वतंत्र राज्य की ओर कदम रखने लगे। मैं स्वतंत्र राजा हूं, इसके लिए लोग प्रयास कर रहे, क्योंकि मुगल बादशाह भी कमजोर हो गया था, अयोग्य था, उसे ये देश कंट्रोल नहीं हो रहा था, जिसका नतीजा हुआ कि नवाबों की शक्ति बढ़ने लगी, नवाबों का दबदबा बढ़ने लगा और मुगल सम्राट का दबदबा अपने नवाबों पर कमजोर पड़ने लगा। यहां
जिसकी गुलामी से हमने आजादी पाई वह था अंग्रेज। हम थोड़ा सा अंग्रेज के बारे में भी जानना चाहेंगे। ये अंग्रेज इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड में 1600 ईस्वी के करीब पहले उसके वहां के कि देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, व्यापार बहुत मंदा था, लोगों की हालत खराब। वहां के व्यापारियों ने मिलकर एक विचार किया और 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी, एक कारपोरेशन का निर्माण किया, जिस कारपोरेशन का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन के व्यापारियों के समूह के द्वारा गठन किया गया। इसके गठन करने में प्रमुख रूप से जॉन वॉट्स और जॉर्ज वॉट्स थे। अन्य व्यापारियों का भी समूह था। जिस दिन इस कंपनी का निर्माण हुआ उसी दिन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर कंपनी को प्रदान किया। इस शाही चार्टर के अनुसार इस कंपनी को दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने का अधिकार मिला। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका आधिकारिक नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इन द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य समुद्री मार्ग से दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करना और अधिक से अधिक मुनाफा करना। ये कंपनी, इसके पास 50,000 कर्मचारी थे और अपने चरम पर यह कंपनी विभिन्न मापदंडों पर संसार के सभी कारपोरेशनों में सबसे बड़ी कारपोरेशन थी। इस कंपनी को प्रेसिडेंसी के रूप में सशस्त्र सेना की, जिसमें सैनिकों की कुल संख्या 2,60,000 थी। ये 2,60,000 सशस्त्र सैनिक इस कंपनी के पास थी जो इंग्लैंड के सेनाओं के आकार से दुगुना था। एक देश जिसके पास सेना है उसे दुगुना उसके कंपनी के पास सेना थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन मई 1974 में हुआ और इसके कंपनी का शासन का अंत भारत में 58 में हुआ। ये कंपनी की वर्तमान स्थिति यह है कि इसका मालिक भारत का एक मुंबई का रहने वाला एक संजय मेहता नाम का उद्योगपति ने खरीद लिया है। तो ये था कंपनी की स्थिति। कंपनी में के जो उत्पादित सामान थे उसमें कपास था, चीनी था, नमक था, नील, सोरा, रेशम, अफीम, ये सब उसके उत्पादित वस्तुएं थे। उत्पादित वस्तु नहीं बल्कि इसी का वो व्यापार करना था। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम देखेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ। ये कंपनी भारत कब कैसे आई? 1608 ईस्वी को 1608 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों का एक गठा हिंदुस्तान के सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। यहां पहुंचने के बाद इसके सदस्यों में से एक कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवर्तकों में से भी एक था। यह भारत में व्यापार करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए, अनुमति लेने के लिए यहां के तत्कालीन बादशाह जहांगीर से मिलने का निश्चय किया। जहांगीर जो उस समय आगरा में रहता था
ये अटेंशन आगरा जाता है, जहांगीर से मुलाकात करता है, लेकिन जहांगीर ने इसे कड़ी फटकार लगाते हुए यहां व्यापार करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन ये अंग्रेज चुप नहीं बैठे, लगातार प्रयास करते रहे और लगातार प्रयास के बाद 3 साल के बाद ये मद्रास से अनुमति प्राप्त कर गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया तो ये 1611 ईस्वी में पहला कारखाना सूरत में लगाया, व्यापार शुरू कर दिया। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और मुनाफा कमाना। ये व्यापार करते रहे और वहां के शासकों से अपना संबंध अच्छा बनाए रखे, उनसे संपर्क रखे, बनाए रखे। धीरे धीरे अपने व्यापार का वृद्धि किया। अब जब मुगल शासकों में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मुगल शासक कमजोर हो जाते हैं, सम्राट अब योग्य नहीं रहते, उसके बाद तब तक लगभग अंग्रेज को आए 150 सवा 100 बरस हो चुके थे। अंग्रेज भी धीरे धीरे मजबूत हो गई थी, कंपनी मजबूत हो गई, यह व्यापार तो करने लगा था और शाही दरबार से धीरे धीरे अनुमति लेकर के अपना व्यापारिक कोठी भी बनाने लगा था, जगह जगह पर किलाबंदी भी करने लगा था। औरंगजेब का शासन में बंद हुआ और उसके बाद उत्तराधिकारी अयोग्य हुए, इसका लाभ उठाते हुए एक सौभाग्य के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रयोग किया और अपनी कंपनी का दायरा बढ़ाते हुए इसके मन में और सत्ता हासिल करने की ललक आई और इसी क्रम में अपनी ताकत बढ़ाते हुए वह बंगाल की ओर पहुंचता है। मुगल साम्राज्य के नवाबों में बंगाल का नवाब हर दृष्टिकोण से बड़ी समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली था। वहां का नवाब उस समय सिराजुद्दौला था। ये बंगाल की ओर कूच करता है ईस्ट इंडिया कंपनी और वहां जाकर के नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों से दोस्ती करता है, मिलता है। नवाब के असंतुष्टों से वह मुलाकात करता है और इन सबों से मुलाकात करके वह नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू करता है, अपने व्यापारिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और वह नवाब के बगैर अनुमति के, बगैर जानकारी के कलकत्ता में किलाबंदी करवाना शुरू कर दिया। इस पर नवाब सिराजुद्दौला जो बड़े का कठोर था, क्रुद्ध हो गया और कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जो पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता। पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच घमासान युद्ध हो। जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसके जो विरोधी थे उनसे तो असंतुष्ट थे, उसको पहले ही अंग्रेजों ने बिगाड़ रखा था। यहां तक के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर कासिम, यह भी एक नंबर का क्या कहा जाए, ये अंग्रेज से मिल गया। नतीजा हुआ नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। यह पराजय हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। यह बहुत बड़ी घटना इसलिए थी कि बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेजों का सत्ता शुरू हो गया। कंपनी अपनी सत्ता काबिज कर रही, बंगाल पर वह शासन करने लगा। अंग्रेज अब जो मात्र व्यापार करते थे, सत्ता भी चलाने लगे और इस तरह से वह सत्ता में भाग लेने लगा और साम्राज्य को विस्तार करने के लिए काम कर रहे। क्योंकि वह सबसे मजबूत नवाब था, ताकतवर था, समृद्ध था, इसी की पराजय हुई है। इसके से अन्य नवाब का भी मनोबल टूटा और अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा, जिसके कारण ये अपने साम्राज्य की नीति अपनाई और सफल दिए गए। धीरे धीरे अंग्रेजों का हुकूमत, कंपनी का हुकूमत भारत में बढ़ने लगा। भारत में बढ़ते हुए अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए नवाबों से सदैव संपर्क में रहा करता था। नवाबों से धीरे धीरे बहुत सारे अधिकार भी ले लिया गया।
कंपनी ने यहां के नवाबों को पराजित करके सत्ता हासिल कर लिया, नहीं तो बहुत सारे नवाबों से गठबंधन किया, कुछ संघर्ष भी जारी रखा। इस तरह भारत में वह शासन करते हुए आगे बढ़ रहा था और हम धीरे धीरे संपूर्ण भारत में उसके गुलाम हो गए। ये अंग्रेज सत्ता पर काबिज रहने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं करते थे, गुरेज नहीं करते थे। जनता की आवाज को दबाने के लिए लाठी चलाना, उस पर कोड़े बरसाना, पकड़कर जेल में डालना, मुकदमा करना, यहां तक कि फांसी के फंदे पर भी धक्का देने के पीछे नहीं हटता था। इसने एक और नीति का प्रयोग किया, हड़प नीति। यह हड़प नीति का प्रयोग किया। इसके तहत हुआ क्या कि भारत में जो हम छोटे छोटे राज्य हो चुके थे औरंगजेब के बाद पनपने लगे थे छोटे छोटे साम्राज्य, उस साम्राज्य के शासकों पर सुरक्षा के नाम पर उसके मालों पर युद्ध रहने लगा और इस छोटे छोटे रियासतों के उत्तराधिकारी को समाप्त कर देता था। जिस साम्राज्य के पास उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसको कानून व्यवस्था के नाम पर अपने अधीन कर लेता था, हड़प लेता था। दत्तक पुत्र, उस समय की एक व्यवस्था थी जिसे अपना पुत्र जिस राजा को नहीं होता था वह दत्तक पुत्र लेता था जो राजगद्दी पर बैठा। तो इसने दत्तक पुत्र की मान्यता समाप्त कर दी और उस राज्य को भी अपने हड़प लेने का काम करता। तो इस तरह से अंग्रेजों की हड़प नीति चली। अंग्रेजों की यह नीति, अंग्रेजों की यह क्रूरता, अंग्रेजों के शासन चलाने की यह पद्धति भारत के लोगों को रास नहीं आया। भारत के लोगों ने जब सहनशीलता की क्षमता को पार कर लिया तो अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया, जिसका परिणाम सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह जिसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी कही जाती है, यह 1857 में हुआ। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। हम अपने षड्यंत्रकारियों के, हम अपने ही लोगों के आत्मघातों के कारण हार गए। इस सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटेन के महारानी ने इसका नोटिस लिया और उसने देखा कि यह कंपनी का शासन भारत में सत्ता चलाने में, व्यवसाय करने में विफल हो रहा है। लोग क्रांति को उतारू हो रहे हैं। तब भारतीय अधिनियम 1857 के तहत कंपनी के शासन का अंत कर दिया और अब शासन सीधे प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन सम्राट के अधीन हो गया। सम्राट नहीं, साम्राज्य हो चुका। अब भारत का शासन ब्रिटेन के साम्राज्य के अनुसार चलेगा और भारत में ब्रिटेन सम्राट के प्रतिनिधि जो वायसराय के नाम से जाने जाते थे शासन करना शुरू किया। ये 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, हम हार जरूर गए लेकिन हम भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर दिया। अब हम भारत के लोग अपने देश को पाने के लिए संघर्ष शुरू कर। इस संघर्ष के क्रम में बहुत सारे ऐसे हमारे ही लोग थे जो अंग्रेजों से मिले हुए थे, अपने थोड़ा बहुत पद और धन के लोग ये षड्यंत्र रखते थे, उनसे मिलकर के अपने ही भारतीयों के विरोध। ये सारी बातें हम भारतवासियों को समझने शुरू में नहीं आया और जब तक समझ में आया तब तक बहुत देर हमारा संपूर्ण भारतवर्ष गुलाम बन चुका था। अंग्रेजों की इस गुलामी को तोड़ने के लिए 1857 ईस्वी में पहली बार आजादी के लिए खुले रूप में हमने युद्ध किया। वर्षों की कुर्बानी, देशभक्तों की तप और बलिदान के फल स्वरूप
आकाश बंधन मुक्त हुआ, धरती आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुआ। गुलामी की बेड़ियां टूटे, निशंस क्रूर अत्याचारी अंग्रेजों के अत्याचार का अंत हुआ और स्वतंत्रता का सूरज उदय हुआ। साथियों, इसी दिन के स्वप्न, इसी दिन का स्वप्न अपनी आंखों में लिए हुए हमारे असंख्य अनगिनत वीर सपूत अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब, वीर कुंवर से, वीर शिवाजी, ये सभी उसके उदाहरण हैं। इन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यहां तक कि अपने प्राणों की आहुति दी, प्राणों की बाजी लगाकर उसे लड़ा। तो वही भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर हो गए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर रविंद्र बाबू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, सचिन चंद्रपाल इत्यादि अनगिनत हमारे देशभक्तों ने, देश के नायकों ने जो इस आजादी के लिए काम किया, उनका जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। इस आजादी की कीमत चुकाने के लिए हमारे बहनों ने रक्षाबंधन का त्योहार बुला दिया। माताओं ने अपने ही लाल को, अपने ही कोख के लाल को जलती हुई, धधकती हुई ज्वाला में झोंक दिया। वृद्धों ने अपने बुढ़ापे की लाठी तोड़ दी। अनाथ बच्चे, नहीं, किलकारियां मारते हुए बच्चे अनाथ हो गए। हमारे लड़नाओं ने, अनगिनत वीरांगनाओं ने अपने स्वार्थ सिंदूर में तब जाकर ये मुझे आजादी मिली। ये आजादी मुल्क में नहीं मिली। इस आजादी के परवाने, आजादी के दीवाने, आजादी के नायकों ने एक स्वप्न देखा था। इन नायकों का स्वप्न था इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, जीतो की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्लेश कहाँ है, फूल खिलेंगे, हमको तुमको प्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। जिन आंखों पे जीत मुझे है, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। हम आजाद हुए, हमारी सरकार बने, हमारा संविधान है। उस समय पे बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया, हमने बहुत विकास किया, विकास भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे नायकों ने जो भारत के स्वप्न देखे थे कि जीतों का खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, उनका जो स्वप्न था कि विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मोरों का भर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, वास्तविक रूप में इस धरती पर कहीं दिखाई नहीं देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत।